और तमाम बातें उन्होंने कही। सबसे पहले आज जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई है वो बंगाल के इतिहास में एक ऐतिहासिक रैली हुई है, और ये सब जब हुआ है जब ममता बनर्जी की सरकार ने हर 200 मीटर पे ऐसी व्यवस्था करी कि कोई आदमी आगे ही ना जा सके। कृत्रिम रूप से ट्रैफिक जाम किया गया ताकि आवाजाही मूवमेंट खत्म हो जाए, गाड़ियां रोकी गई, बीजेपी के जहां झंडे थे, बीजेपी के जहां पोस्टर थे, उनको हटाया गया। इस सब के बावजूद बंगाल ने मन बना लिया है कि घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास वाली सरकार को उखाड़ने का समय आ गया। बंगाल ने मन बना लिया है कि जो लोग झूठी मां माटी मानुष की बात करते हैं, जब अगर ममता बनर्जी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ कलकत्ता में लॉ कॉलेज में आरजी कर अस्पताल में, तो वो दुष्कर्म करने वालों को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार काम नहीं कर रही होती, उनको सजा दिलाने का काम कर रही होती। जो बंगाल भारत का इंडस्ट्री का इंजन हुआ करता था, उसको क और क कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सब्सिडरी तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया। इन तीन क ने बंगाल की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि पूरे देश का हब हुआ करता था, उसको पीछे ले जाने का काम किया। तो माटी के साथ इन सब लोगों ने खिलवाड़ किया। मां के साथ, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की बेटी वहां जाती है तो ममता बनर्जी और उनकी सरकार उनको मिनिमम प्रोटोकॉल नहीं देते हैं। तो इन लोगों का, जिनका ना तो मां में विश्वास है ना माटी में विश्वास है, विश्वास इनका एक ही है परिवारवाद और भ्रष्टाचार में। विश्वास इनका एक ही है घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास। आज की रैली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का हाल बंगाल में वही होगा जो बिहार में राजद का हुआ है। हो सकता है 2-4 सीटें राजद से कम आए तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि बंगाल के लोगों ने जिस तरह का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री जी की रैली और उनकी बातों में दिया है, आने वाला चुनाव के नतीजे आज स्पष्ट हो गए। देखिए सर, टीएमसी ने तो बीजेपी पर ही लगा दिया कि बीजेपी ने आज गुंडागर्दी की है, वहां पर मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हो गई। शशि पांजा जो है टीएमसी के, अब बताइए लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट के मिनिस्टर कह रहे हैं मारपीट हो गई, तो भैया आप मिनिस्टर क्यों, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप मिनिमम लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं मुहैया करा पा रहे। इसका मतलब गवर्नेंस फेल हो चुका है। ये आज ममता बनर्जी के मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अगर ममता बनर्जी इनकी बातों को सही मानती है तो आज ही इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि मुझे पुअर गवर्नेंस के कारण ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे देना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम गवर्न नहीं कर पा रहे। पिछले कुछ दिनों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वर्ल्ड में, खासकर मिडिल ईस्ट में, एमईए के भी कुछ बयान आए जिसमें कहा कि चीजें ठीक हो रही हैं, और हमने देखा कि कैसे हॉर्मुज से जो जहाज हैं वो आ रहे हैं, और एम्बेसडर जो है ईरान के, उन्होंने भारत को दोस्त बताया। और ये भी पेट्रोलियम मंत्रालय से जवाब आया कि जो आपूर्ति है उसको सुचारू करने के लिए तमाम चीजें, चिंता जरूर है लेकिन उनको ठीक जो विपक्ष के दल अपने हार की सेंचुरी बनाने जा रहे हैं, वो देश में अफरा तफरी और पैनिक का माहौल बनाना चाहते हैं, और इस पैनिक और अफरा तफरी में उन्हीं के नेताओं के पास हापुड़ में 55 भरे हुए गैस के सिलेंडर सपा नेता के घर पे मिले। तो ये ही वो लोग हैं जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, भारत के पास पर्याप्त गैस के सिलेंडर है, भारत के पास पर्याप्त पेट्रोल डीजल की व्यवस्था है। अगले 2 महीने तक का स्टॉक अगर हमारी तेल कंपनियों के स्टॉक के पास, हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है उसमें अगले 2 महीने तक का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भारत के पास है। पर्याप्त एलपीजी का हमारे पास स्टॉक है। पैनिक क्रिएट करने का प्रयास विपक्ष के कुछ नेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हार की सेंचुरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए वो बौखला रहे हैं, और बौखला के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो देश के भी खिलाफ है और उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के भी ये बातें खिलाफ होगी। रही बात भारत की
डिप्लोमेटिक ताकत की, तो आज जब पूरी दुनिया के जहाज हरमुज के स्ट्रेट ऑफ हरमुज में अटके हुए हैं, भारत का तिरंगा जिन जहाजों पर है वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से निकल रहे हैं। 2 जहाज ऑलरेडी निकल चुके हैं जिसमें लगभग 95,000 मेट्रिक टन एलपीजी है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग इस तरह से है कि दुनिया के जहाज स्ट्रेट ऑफ हरमुज में रोके जा रहे हैं, पर तिरंगा जिस जहाज के ऊपर है वो जहाज वहां से सेफली उनको एग्जिट प्लान दिया जा रहा है। यही भारत की ताकत है और इसी को मोदी जी की डिप्लोमेसी कहा जाता है। उधर अगर पंजाब उन्होंने चाहे कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो तमाम लोगों के लिए ये कहा, और देखिए कांग्रेस तो वहां अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। कांग्रेस तो इज वाइंड अप फोर्स है वहां। रही बात आम आदमी पार्टी, वहां पे जो मुख्यमंत्री है उनका सिर्फ एक ही काम है, केजरीवाल को प्रोटोकॉल देना। और केजरीवाल के 2-3-4 लोग हैं, वो पंजाब में कहां से कहां किससे क्या पैसा उगाही करनी है और उस पैसे को लेके दिल्ली कहां पहुंचाना, बस ये मॉडल बन चुका है। पंजाब जो कि देश का ग्रोथ का इंजन हुआ करता था, आज उसकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसे हो गई है कि वो मतलब ऑन द एज ऑफ बैंक्रप्सी पड़ा है। तो पंजाब का फाइनेंशियल जो प्लान है, इकोनॉमिक मॉडल है, उसको केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने ध्वस्त किया, क्योंकि उन्होंने पंजाब को, केजरीवाल जी ने पंजाब की सरकार को आम आदमी पार्टी का एटीएम बना रखा है। जब भी आम आदमी पार्टी को कुछ पैसों की जरूरत होती है, जहाज की जरूरत होती है, प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, वो पंजाब सरकार से लेते हैं। और पंजाब सरकार का काम आज गवर्नेंस देने की बजाय प्रोटोकॉल देना अपनी पार्टी के नेताओं को, जो कि दिल्ली से चुनाव हार चुके हैं, जिनका दिल्ली से पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, वो सब आज पंजाब के मुख्यमंत्री उनको सिर्फ प्रोटोकॉल मुहैया करा रहे हैं। और इन सब का नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब की ग्रोथ निरंतर पिछड़ती जा रही है। अरे भाई, राजीव गांधी जी के समय काशीराम जी थे, क्यों काहे नहीं बने काशीराम जी सीएम? पीवी नरसिम्हा राव जी के समय काशीराम जी पूरी पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, काहे उनको सीएम नहीं बनाया? इवन मनमोहन सिंह जी के समय भी काशीराम जी थे, काहे उनको सीएम नहीं बनाया? उस समय तो मनमोहन सिंह जी तो मुखौटा थे, सरकार तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी चला रही थी, काहे काशीराम जी को नहीं बनाया? ये जिस तरह पिछले चुनाव से पहले राहुल गांधी जी अचानक ओबीसी बन गए थे, इस समय वो अचानक दलित बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, मुझे इनकी स्थिति पे गोविंदा की एक फिल्म का एक माहौल याद आता है, जिसमें उसकी तरह तरह की तस्वीरें होती। कभी वो डॉक्टर बने हुए होते हैं, कभी एडवोकेट बने हुए होते हैं, कभी प्रोफेसर बने हुए होते हैं, कभी कोई और प्रोफेशन के होते हैं। तो इस पिछले चुनाव में आपको याद है, आप ही के लोगों से, जर्नलिस्ट लोगों से राहुल गांधी जी पूछते थे, अरे तेरे एडिटर की जाति बता, नहीं तेरे एडिटर की जाति बता, कितने ओबीसी है? अब वो अचानक से उनको छोड़ के काशीराम जी, ये सिर्फ चुनावी माहौल में ये सी बातें करते हैं। बाकी इनका ना तो काशीराम जी की आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना है, ना ओबीसी के उत्थान में इनका कोई लेना देना है। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि परिवार का वर्चस्व भारत में कैसे स्थापित किया गया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 140 करोड़ लोगों के परिवार के वर्चस्व को स्थापित करने वाला देश बना दिया। एक परिवार का वर्चस्व वाला देश भारत पीछे छोड़ चुका है। उधर आरोप तो बीजेपी पर ही लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है बीजेपी करने की। अरे भाई, इसका मतलब आपकी एमएलए आपकी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, इतना क्यों घबराते हो? इसका मतलब आपके नेतृत्व पे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे कांग्रेस का चुना हुआ एमएलए विश्वास नहीं करता है, जब भी तो आपको ले लेके भगना पड़ रहा है। इसका मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, गांधी परिवार के नेतृत्व पे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पे कांग्रेस का इलेक्टेड एमएलए विश्वास नहीं करता है। ये बातें, ये सारे कृत्य कांग्रेस स्वयं स्वीकार कर रही है। अपने एमएलए को लेके भगते फिर रहे हैं, उड़ीसा के एमएलए को बैंगलोर भेज रहे हैं, हरियाणा के एमएलए इसको शिमला भेज रहे हैं। क्या भय है? ये भय इसलिए है क्योंकि ना आपके पास नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। आपकी नेतृत्व, नीति और नियत सिर्फ परिवारवाद पे आके शुरू होती है और वहीं पे खत्म।